एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। सीडीपी बाल विकास के 40 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी महाअभ्यास सीरीज़ यहाँ पर चली हुई है, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के यहाँ पर चल रही हूँ। तो आज इस सीरीज़ में हम 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हो, और आपके कितने नंबर आते हैं मुझे ज़रूर आप कॉमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कल भी आपके साथ मैंने डिस्कस की थी इंग्लिश पेडागोजी के, और कल आपके साथ हिंदी पेडागोजी के भी 40 से 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपने अपनी प्रैक्टिस जो है करनी है, और साथ में अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है, आप जो है रिवीजन जो है करना अपनी शुरू कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो नहीं, आपने कर ही देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। टीचिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, शिक्षण को सबसे अच्छे तरीके से रूप में वर्णित किया जा सकता है। भाई आपका जो टीचिंग है वो सबसे अच्छे तरीके से आप तब कर सकते हो जब इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो, या फिर मेमोरी की ट्रेनिंग हो, फैसिलिटेटिंग हो लर्निंग को, या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट हो। तो आप बहुत ईजी तरीके से इसका आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो कि टीचिंग बहुत अच्छी तरीके से आप तभी उस चीज़ को कैटेगराइज करेंगे जब शिक्षण जो है आपकी अधिगम को सुगम बनाने का काम करे। ठीक है, जब आपकी अधिगम जो है वो अच्छे तरीके से हो रही हो, इफेक्टिव तरीके से हो रही हो, प्रभावी तरीके से अगर हो रही है, तभी आपका जो शिक्षण है वो भी अच्छी तरीके से हो रहा है। तो आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे अच्छी गुण क्या है? सब्जेक्ट नॉलेज, जब भी ओनली लिखा जाए ना उसको कभी भी टिक नहीं करना है। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज ओनली, मेंटेन डिसिप्लिन, भाई वो क्लास में अनुशासन बना के रखता है, इसलिए वो उसकी अच्छी क्वालिटी है। या फिर अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एंड देयर नीड्स, या फिर स्ट्रिक्टनेस। देखो कठोरता तो नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की सबसे अच्छी जो खास क्वालिटी है वो क्या होती है कि वो अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अपनी समझ बनाए कि किस प्रकार के बच्चे मेरे क्लास में बैठे और उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर वो उनकी नीड के बारे में अच्छे से अवगत है, तो उसी तरीके से अपने शिक्षण को जो है वो प्रभावी ढंग से एक तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो आंसर जाएगा सेकंड का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच मैथड इज़ मोर सुटेबल फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, कौन से मैथड आपका सबसे सही रहेगा? मतलब कि क्या है, आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पर बच्चों का डेवलप करना है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चे के खुद के भी अपने क्या हो भाई व्यू पॉइंट हो। क्रिटिकली का मतलब क्या हो जाता है कि बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ अपने अंदर धारण ना करें, बल्कि अपने खुद के भी उनके कुछ व्यू पॉइंट हो, खुद भी उनका कुछ अपना विचार हो, ताकि वो समझ सके चीज़ों को, और अगर कोई गलत चीज़ उनको बता रहे हैं तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्या कर सके, फेस कर सके। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आता है। तो लेक्चर मेथड से हो पाएगा, डिस्कशन मेथड से हो पाएगा, या फिर ड्रिल मेथड से हो पाएगा, फिर डिक्टेशन मेथड से। तो ध्यान देने को, लेक्चर मेथड से नहीं हो पाएगा, ना ही ड्रिल मेथड से, ना ही डिक्टेशन से। आपको बहुत अच्छे से पता है ये किसका पार्ट है, ये आपके डिस्कशन मेथड का पार्ट है। जितनी चर्चा होगी क्लासरूम में उतना ही जो है बच्चे हैं वो एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट यहाँ जो है कर पाएंगे, और अपने ज्ञान का निर्माण भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। थर्ड का आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ टीचर शुड ट्रीट स्टूडेंट्स, एक शिक्षक को कैसे सभी स्टूडेंट्स को ट्रीट करना चाहिए है? इक्वली और फेयरली ट्रीट करना चाहिए है, या फिर अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू फैमिली बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर? तो आपको अच्छे से पता है भाई, इक्वली और फेयर जो है हर बच्चे को, एक शिक्षक को ट्रीट करना चाहिए है। कभी भी बायस नहीं होना चाहिए कि ये अच्छा बच्चा है तो इसको मैं ज़्यादा काम दूंगा, या फिर मैं उसी से ही सारे काम करवाऊंगी। ठीक है, इस तरीके का कोई भी चीज़ जो है वो क्लासरूम में अच्छा नहीं रहता है एज अ टीचर। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेन पर्पज़ ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम, अगर शिक्षक जो है वो क्लासरूम में क्वेश्चन आंसर्स अगर पूछ रहा है तो उसका मेन पर्पज़ क्या है? वो बच्चों को दंड देना चाहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है भाई बच्चे कितनी समझ कर पा रहे हैं, वो टाइम पास कर रहा है, या फिर वो फियर एक तरीके से क्रिएट कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीच बीच में कोई भी शिक्षक है अगर वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जितने भी नॉर्मल और जितने भी स्पेशल नीड वाले जो बच्चे, उन सभी को एक ही क्लासरूम के अंदर जो है पढ़ाना है। एक ही छत के नीचे इन बच्चों को शामिल करने का जो उद्देश्य है वो इस एजुकेशन के तहत हम लोग मानते हैं। तो ओनली कभी मत जाना, ओनली के साथ नहीं जाएंगे, सेपरेट क्लासरूम के साथ भी हम नहीं जाएंगे। एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स टुगेदर, जितने भी शिक्षार्थी है उन सभी को हम एक ही क्लासरूम के अंदर लेकर के आएंगे। तो आंसर जाएगा सी। सेवेंथ क्वेश्चन,
द टीचर्स रोल इन लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन इज़, भाई लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें शिक्षक का क्या रोल है, और इसमें हम जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो प्रगतिशील शिक्षा है ना, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसमें सेंटर में जो है वो स्टूडेंट रहते हैं, लर्नर रहते हैं, और जो शिक्षक है उनकी भूमिका किसकी होती है, वो फैसिलिटेटर की भूमिका होती है, सिर्फ गाइड करने की एक तरीके से एक भूमिका होती है। ठीक है, टीचर सिर्फ उनको गाइड करने का काम करता है, जहाँ ज़रूरत पड़े उनको एक तरीके से हेल्प जो है टीचर प्रोवाइड करेगा, सिर्फ थोपेगा नहीं अपनी सारी चीज़ें कि आपको यही करना है, बच्चे खुद से करेंगे, बच्चे एक्टिव लर्निंग करते हैं। ये एक मेन पर्पज़ है जब भी हम इसकी बात करते हैं सीडीपी में, जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, विच टीचिंग एड अपील टू बोथ आइज़ एंड ईयर्स। जब भी हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो एक तो आपका भाई ईयर वाला हो जाता है जिसको आप ऑडियो कहते हैं, एक आपका हो जाता है आइज़ वाला जिसमें आप सिर्फ देखते देखते हो, और एक आपका दोनों हो जाता है बोथ। ठीक है, तो जैसे आपका टीवी वगैरह है वो सब है ना, जिसमें आप देखते भी हो और सुनते भी हो। तो ब्लैक बोर्ड तो सिर्फ आपका वीडियो वाला हो जाएगा, चार्ट आपका सिर्फ वीडियो वाला हो जाएगा, रेडियो आपका सिर्फ ऑडियो वाला हो जाएगा, जबकि वीडियो जो होती है जिसमें आपका ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, मीन्स आपकी आइज़ और ईयर्स दोनों ही इसमें होती है। सो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट किस में हेल्प करता है। भाई लगातार आंकलन की हम बात करते हैं, तो जब भी हम लगातार आंकलन की बात करते हैं तो रैंकिंग तो नहीं करेंगे, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। बच्चे के जितने भी भाई क्या बोलते हैं रिमीडियल एक तरीके से जब हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं जिससे बच्चे के गैप पता चल जाए, उसके बाद आप क्या करते हो भाई उसको आप जो अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाते हो, बच्चे को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हो ताकि जो भी उसके लर्निंग के गैप्स है वो यहाँ पर फुलफिल हो सके। इसका तो यही उद्देश्य है। नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट डेमोक्रेटिक क्लासरूम इज़ वन वेयर। सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक क्लासरूम कौन सी है, लोकतांत्रिक कक्षा कौन सी है जिसमें सारे टीचर से सारे डिसीजन लेता है। जब बात डेमोक्रेटिक की आ जाती है मीन्स बच्चों को आज़ादी है, और जब बच्चों की आज़ादी है तो फिर टीचर को यहाँ पर सारे डिसीजन नहीं लेना है। स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है मतलब क्या है, भाई बच्चों को आज़ादी है, और जब आज़ादी है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने हैंड जो वो रेज कर सकते हैं। तो 10वें का आंसर जाएगा बी। अ गुड टीचर मोटिवेट स्टूडेंट्स मेनली बाय। एक अच्छा शिक्षक जो है वो छात्रों को मोटिवेट करता है, किस प्रकार से, उनको धमकी देकर तो नहीं करता, उन्हें पनिशमेंट देकर के भी नहीं करता, बल्कि कैसे करता है, आप उनको एनकरेज करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस इजी भी हैं और एंड में क्वेश्चंस जो है वो ठीक ठाक भी मैंने लगाए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन बनाना है आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं 12th क्वेश्चन, रिमीडियल टीचिंग इज़ प्रोवाइडेड। अब मैंने कहा था अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एक तो। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जब आप बच्चों की लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट करते हो, और जब डायग्नोसिस हो जाता है तो फिर आप बाद में क्या करते हो, रिमीडियल टीचिंग करते हो। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, तो वो किसके लिए होता है, टू ओवरकम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, जितने भी पढ़ाई संबंधी जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी कठिनाई आ रही है, उन सभी को दूर करने के लिए हम लोग रिमीडियल टीचिंग का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट। चलिए पुनर्बलन कौन सा है सबसे बढ़िया जिसमें बच्चा अच्छे से लर्निंग करेगा, वो कौन सा है। तो देखो फिजिकल पनिशमेंट तो होगा नहीं, स्कोल्डिंग भी नहीं होगा, थ्रेट भी नहीं होगा, क्या होगा, अप्रिशिएशन और प्रेज। जितना बच्चे की प्रशंसा करेंगे, उसका सराहना करेंगे, उतना ही वो बच्चा अच्छी तरीके से लर्निंग भी करेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज़ कंडक्टेड टू, अभी हमने जस्ट यहाँ पर किया था कि रिमीडियल टीचिंग, इससे पहले मैंने कहा था डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, बच्चों की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने का इसका क्या है, मेन मकसद है। ठीक है, 14 का आंसर जाएगा बी। 15 देखेंगे, द बेस्ट वे टू मैनेज ए क्लासरूम इज, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं, क्रिएटिव और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल सही बात है, वार्निंग देना भी नहीं है और विद्यार्थियों को निकालना भी नहीं है, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्या है, इस चीज़ का सबसे सही आंसर है। चलिए 16 देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स इफेक्टिव वैन, भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी बन जाती है कब, जब केवल टीचर बोलता है, जब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, या फिर एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 का आंसर करिएगा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इस, शिक्षण का सबसे जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, सिलेबस को कंप्लीट कराना है, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना है, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, या फिर अटेंडेंस को मेंटेन करना है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और पाठ्यक्रम तो बाद में हो जाता है, लेकिन हम प्राइमरी पर्पस क्या करते हैं भाई, अगर आप अधिगम करवा रहे हो तो वो क्या हो, अर्थपूर्ण हो, मतलब कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट निकल के आ रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब देखो कंप्लीट सिलेबस का मतलब क्या हो जाता है कि आपने सिलेबस तो ख़त्म करवा दिया, लेकिन बच्चे को आया कि नहीं आया,
उसको समझ में आया कि नहीं आया, ये भी तो मैटर करता है ना। आप तो सारा कंप्लीट सिलेबस करवा दोगे और वो तो हर क्लासरूम में करवाया जाता है, लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग कितनी हुई है, बच्चे को कितना समझ में आया है, बच्चे की मास्टरी कितनी हुई है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो 17वें का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर अ टीचर। शिक्षक के लिए कौन सा गुण है जो ज़्यादा ज़रूरी है? बायसनेस, एम्पैथी, एंगर या फिर डोमिनेंस। तो ध्यान देना, इसमें बहुत सही सी बात क्या है, अपनी एम्पैथी है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हो बच्चे के लिए, आप उनकी नीड्स को एक तरीके से अच्छे से समझ पाए, सारी चीज़ें हो, तो वो क्या है, एम्पैथी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 19 क्वेश्चन, इफेक्टिव टीचिंग्स क्या रिक्वायर करती है? भाई प्रभावी शिक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं होना चाहिए है, इंटरेक्शन होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में क्या होनी चाहिए है, अंतर क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि क्या होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड दिस इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन से नहीं होगी। नेक्स्ट करिए 20 क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ट जज बाय। शिक्षण को अगर सफल आप मानते हो तो वो आप किस आधार पर उसको जज करेंगे? टीचर की परफॉर्मेंस को देख करके, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, यस, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम, बच्चे कितना प्रोडक्टिव हो रहे हैं, बच्चे की क्या उपलब्धियां हैं, बच्चे क्या निकल के आ रहे हैं, आपने क्या पढ़ाया था और उन्होंने क्या सीखा, इससे पता चलता है कि टीचिंग आपकी सक्सेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ओके, तो मेरा कंप्लीट सीडीपी कराना तभी आप सक्सेसफुल होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा या जितने भी नंबर आपके आते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताया करो, ताकि मुझे फीडबैक मिले। ठीक है ना, कि भाई वो चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही है। और जब आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, जब आप पास हो जाओगे, आपके कितने नंबर रेस्पेक्टिव आते हैं, तो वो सभी बताता है कि भाई मैंने जो करवाया है वो किस हद तक बढ़िया करवाया है और उसमें और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। तो फीडबैक एक टीचर को मिलना बहुत ज़रूरी है, तो देना चाहिए आप लोग। अ चाइल्ड सॉल्व्स अ पजल सडनली आफ्टर ऑब्जर्विंग। बच्चे ने एक पजल जो है ना एकदम से सॉल्व कर दिया, सडनली अचानक सॉल्व कर दिया, उसको जस्ट ऑब्जर्व किया उसने, उसका अवलोकन किया और उसको सॉल्व कर दिया। ये किसकी वजह से हुआ है? कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर या फिर रीइंफोर्समेंट। देखो, कंडीशनिंग में तो हम एसोसिएशन करते हैं, साहचर्य बनाते हैं, कि एक चीज़ को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ट्रायल एंड एरर में आप प्रयास करते हो बार बार, कहते हैं बार बार काम करो आप सीख जाओगे। रीइंफोर्समेंट कहता है रिवार्ड्स और प्रेज़ की बात करता है, ठीक है, मोटिवेशन की बात करता है, रीइंफोर्समेंट की बात करता है। तो इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं, उसने जस्ट ऑब्जर्व किया है। तो ये आंसर क्या जाएगा आपका? इनसाइट लर्निंग। ठीक है, जो आपका कोहलर का था और उन्होंने चिंपैंजी पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, दैट इज़ इनसाइट लर्निंग थ्योरी। मतलब कि अंदर से एक सडन सॉल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है और आप अपनी समस्या को सॉल्व करते हो। तो 21 का आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात कर लो, हाईएस्ट लेवल पूछा गया ब्लूम टेक्सोनॉमी का, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है। ठीक है, पहले 1956 में दी गई थी, बाद में इसे 2001 में क्या किया गया? रिवाइज किया गया। ऊपर के जो दो है उनको क्या कर दिया गया था भाई? एक्सचेंज कर दिया गया था। ठीक है, पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका लास्ट में क्रिएट आ गया था, ठीक है ना, और ये आपका क्या आ गया था भाई? इवैल्यूएशन आ गया था। ठीक है ना, इवैल्यूएशन यहाँ था और यहाँ पर आपका क्या था? सिंथेसिस था, जिसको क्रिएशन का नाम यहाँ पर दे दिया गया था। अब रिवाइज की बात करी गई है तो हाईएस्ट में क्या रहेगा? रिवाइज में क्रिएशन। क्या रहेगा? क्रिएशन। तो आंसर जाएगा आपका सी। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन में करके अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट करिए, तो देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है, जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो अफेक्टिव डोमेन है, जो आपका डूइंग एस्पेक्ट है, साइकोमोटर है, इनके कितने सब टाइप्स हैं, उनकी ना नेमिंग सीरीज से आपको पता होनी चाहिए है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपसे मेनली चीज़ें यहीं से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए 23 देखो, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल इन एजुकेशन। शिक्षण में कौन से जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा वांछनीय है, जो जिसकी ज़रूरत है भाई? बाहरी अभिप्रेरणा या फिर नकारात्मक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक या फिर आंतरिक, तो आर्टिफिशियल। देखो, आपको पता है कि आप कोई भी काम ज़्यादा अच्छे तरीके से तब करोगे जब आपके अंदर से कोई चीज़ आवाज़ आती है। ठीक है, अंदर से आवाज़ आएगी तभी आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। आपको एस्टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ये बाहर से आपके पेरेंट्स आपके सर पे डंडा लेके बैठे, इससे ज़्यादा बढ़िया है कि आप तब अच्छे तरह से करेंगे जब आपके अंदर से चीज़ें होंगी और जब आप खुद से काम करेंगे, पेरेंट्स के डर से नहीं या फिर किसी के कहने से नहीं। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। तो ये सब ज़्यादा क्या है भाई? डिज़ायरेबल है। चलो, अब डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने डायरेक्शन का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें यही पूछा गया है कैफेलोकोडल का क्या मतलब होता है। एक होता है कैफेलोकोडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये आपका है सेंटर टू आउटवर्ड और ये आपका क्या था? हेड टू टो डेवलपमेंट, कि आप अपना जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? सर से पैर की तरफ होता है। तो कैफेलोकोडल का आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा।
स्टर्नबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी में क्या क्या शामिल है? अब स्टर्नबर्ग ने भाई जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है उन्होंने भाई 3 प्रकार की बुद्धि की बात करी थी, है ना। 3 प्रकार की बुद्धि कौन-कौन सी है? ये भी आपको नाम पता होना चाहिए। मैंने कहा था भाई तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक था आपका एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल। दूसरा था आपका क्रिएटिव, है ना, और तीसरा था आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्या था? प्रैक्टिकल, ठीक है। इनके अगर सब टाइप्स की बात करूँ तो एनालिटिकल को क्या कहा गया था? इसको कहा गया था कॉम्पोनेंशियल, ठीक है, लिखने का थोड़ा सा है कॉम्पोनेंशियल। इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था एक्सपीरियंसल, एक्सपीरियंसल, ठीक है, और इसको क्या कहा गया था? कॉन्टेक्सचुअल, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, है ना। ये तीनों नाम भी, इधर वाले भी और इधर वाले भी, तीनों नाम आपको पते होने चाहिए। तो कौन सा शामिल है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस शामिल है। कौन सा है? प्रैक्टिकल। लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि तो उनकी है, गार्डनर की है। म्यूजिकल भी, नेचुरलिस्टिक भी, ये सब कौन बात करते हैं? ये सब गार्डनर बात करते हैं, ठीक है। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, ठीक है। जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्ट्रीट स्मार्ट। क्या कहा जाता है भाई? स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है। भाई बड़े जुगाड़ू लोग होते हैं और अपनी चीज़ों में रोते धोते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना जानते हैं। एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है इनका, है ना। तो 25 का आंसर जाएगा ए। कौन सा साइन है क्रिएटिविटी का? क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आप बहुत ही मल्टीपल तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हो। दिस इज़ द साइन ऑफ क्रिएटिविटी। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, एक ही चीज़ पर डटे हुए नहीं बैठे हुए हो, लचीले हो, ठीक है, कि मल्टीपल सिचुएशंस में, कैसे भी सिचुएशंस में आप भयंकर जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो और अलग अलग तरीके से अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। तो क्रिएटिविटी का क्या साइन है? अच्छा, मैंने इसको लिख ही दिया है। इसका क्या है भाई? फ्लेक्सिबल है। क्या आ जाएगा? फ्लेक्सिबल। रोट मेमोरी, इमिटेशन, ये सब नहीं आएगा। क्लियर? 27 करो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य है आकलन का अधिगम में वो क्या है भाई? ग्रेडिंग तो नहीं करते, रैंकिंग भी नहीं करते, सर्टिफाई भी नहीं करते, इम्प्रूव लर्निंग का क्या है? अपना एक मकसद है, ठीक है। एटलीस्ट देखो ब्रोनफेन ब्रेन की थ्योरी आ गई है। अब मैंने कहा था ना आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए है। फैमिली कहाँ बिलोंग करती है? एक था माइक्रो, फिर था मीज़ो, ठीक है, माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, फिर था मैक्रो, और लास्ट में क्या था? क्रोनो, ठीक है, लास्ट में क्रोनो था। अब ये क्या था भाई? जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है। इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन कौन आ जाता है? आपका फैमिली आ जाता है, ठीक है, स्कूल, फ्रेंड, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके दोस्त वगैरह सब आपके माइक्रो में आते हैं। मीज़ो में क्या हम बात करते थे? हम रिलेशन की बात करते, संबंध की। किसके बीच में संबंध की? जो माइक्रो सिस्टम में जो सब आए उसके संबंध की। एक्सो में हम इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मैक्रो में हम बात करते हैं किसकी? कल्चरल वैल्यूज़ की, नॉर्म्स की, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस की, और ये आपका टाइम के रिगार्डिंग था। याद आ गया सारी चीज़ें? तो फैमिली का क्या आ जाएगा भाई? माइक्रो सिस्टम। फैमिली का क्या आ जाएगा? माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो बोल देती हूँ, लिखने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है बिकॉज ये वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। विच लर्निंग थ्योरी एम्फसाइजेज मीनिंगफुल लर्निंग? कौन सी थ्योरी है भाई जो आपकी मीनिंगफुल लर्निंग पर बल देती है, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देती है? तो इसमें बताओ। तो देखो, एक है ऑजुबेल थ्योरी। तो ऑजुबेल की थ्योरी आपने करी नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया था। इन्होंने क्या दिया था? एक मॉडल दिया था अधिगम का, एक तरीके से मॉडल दिया था, मैं बता दूंगी। लेकिन इससे पहले हम, इसका आंसर तो जाएगा ऑजुबेल ही। पावलोव की थ्योरी में कुत्ते वाला है जिसमें हम एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है, एसोसिएशन की साहचर्य की बात करते हैं। स्कीनर ने भाई एक तरीके से रीइंफोर्समेंट की बात करी थी कि आप प्रेज करोगे, रीइंफोर्समेंट करोगे, उस तरीके से भाई डिपेंड करती है सारी चीज़ें, बच्चा अच्छा करेगा नहीं करेगा। थोंडाइक कहते भाई हम बार बार प्रयास करते हैं ठीक है। लेकिन ऑजुबेल क्या कहते हैं? ऑजुबेल अपनी कहते हैं भाई आपका जो न्यू लर्निंग है ना, जो आप नई लर्निंग कर रहे हो, नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लिंक करती है आपकी प्रायर लर्निंग पर, ठीक है। जो पहले आपका अधिगम हुआ है, पहले आपने कोई चीज़ सीखी है ना, उससे लिंक करती है आपकी नई लर्निंग, और तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो। अगर आपकी नई लर्निंग इससे किसी भी तरीके से लिंक नहीं करती तो आपका अधिगम एक तरीके से नहीं होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग की बात कौन करते हैं? ऑजुबेल बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने मॉडल दिए, तो कुछ मॉडल्स थे जो आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो 29 का आंसर जाएगा 1। बेस्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड और इंटरेक्टिव होना चाहिए। कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड और इंटरेक्टिव यहाँ पर होना चाहिए। चलिए 31 का देखो, अकोमोडेशन का क्या मतलब है? एक स्कीमा था, एक था असिमिलेशन, और दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? अकोमोडेशन था, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब होता है ओल्ड स्कीमा रिमेन अनचेंज। ये तो असिमिलेशन है कि स्कीमा आपका कैसा रहेगा? स्कीमा आपका रहेगा सेम, जिसमें आपका जो स्कीमा है वो नहीं बदलेगा, सिर्फ नई जानकारी आपके सेम स्कीमा में ऐड ऑन हो जाएगी,
ठीक है, जैसे वो कुत्ते वाला था, है ना, कि भाई कुत्ता काला भी हो सकता, कुत्ता ब्लैक भी हो सकता, तो स्कीमा सेम ही है, भाई कुत्ते के 4 पैर होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन वो क्या हो गया, नई जानकारी उसमें ऐड हो गई। लेकिन जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमा की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब क्या है, आपका स्कीमा चेंज हो जाएगा। मीन्स भाई जो डॉग है वो भी आपका उसी तरीके से होता है, और उसी तरीके से आपके कैट जो होते हैं, हॉर्स भी होते हैं, शीप, घोड़े, जो भी है, ठीक है, तो वो सब क्या है, वो अलग तरीके से होते हैं। तो अकोमोडेशन मतलब जब आपका स्कीमा बदल जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाए स्कीमा में, तो फिर वो अकोमोडेशन के साथ आप जाओगे। आंसर जाएगा बी। चलिए, ब्रूनर की थ्योरी देखो। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली इफ एट एनी स्टेज इफ प्रेजेंटेड। कहता है कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो एट एनी स्टेज, अगर आप उसको कैसे प्रेजेंट करो, कठोर तरीके से प्रेजेंट करोगे, जब आप उसको संरचनात्मक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसका स्ट्रक्चरली उसको प्रेजेंट करेंगे, मतलब जिस तरीके से होना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से, है ना, इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ईजी टू कॉम्प्लेक्स, तब वो चीज़ें आप पढ़ा सकते हो उसको। पनिशमेंट, मेमोराइजेशन, इस चीज़ की बात ये नहीं करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, स्केप फोल्डिंग की बात करते हैं, याद आया होगा। 3 प्रकार के मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात जो है ब्रूनर करते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। क्लियर। चलिए, विच कॉग्निटिव प्रोसेस हेल्प्स ए लर्नर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। चलिए, कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस है जो बच्चा है, हाँ बच्चा ही है, कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो शिक्षार्थियों को सूचनाओं को अर्थपूर्ण श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सहायता करती है। रिहर्सल से आप ऐसे चीज़ें करते हो, रिहर्सल का मतलब होता है बार बार आप एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, क्या इससे होता है। चंकिंग, खंडीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जब आप चीज़ों को करते हो, या फिर एक्सटिंक्शन, विलोपन, या फिर कंडीशनिंग, तो ये 2 चीज़ तो नहीं आएगी। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा चंकिंग। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को जब आप टुकड़ों में तोड़ करके, छोटे छोटे तरीके से तोड़ करके जब आप करते हो, तो वो आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर पाते हो, मीनिंगफुल कैटेगरीज में आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो। तो इसका आंसर आई डोंट थिंक सो कि आपको नहीं पता होगा। 33 का आंसर जाएगा बी। 34 देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, मानसिक भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये जो है भाई इनमें किसका नाम जुड़ा हुआ है, डेनियल गोलमैन का नाम यहाँ पर याद रखना। ठीक है, डेनियल गोलमैन, ठीक है, ये नाम आप इसमें याद रखना इमोशनल इंटेलिजेंस में, है ना। चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस मेनली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ, क्या है भाई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। मतलब देखो, एक होता है कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, मतलब मानसिक तौर पर, और आप में बुद्धि है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में, भावनात्मक तरीके से, यानी कि आपको पता है भाई कहाँ पर आपको अपने इमोशंस कितने व्यक्त करने हैं, आप इंटेलिजेंट हो इस बारे में, यू आर मैच्योर इनफ। तो ये किससे रिलेट करता है, ये जो एबिलिटी है, गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेट करता है। कंट्रोल एंड अंडरस्टूड इमोशंस, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड और कंट्रोल बहुत आराम से कर सकते हो, तभी आप इंटेलिजेंस हो अपने इमोशंस को लेकर के। ठीक है, तो 34 का आंसर जाएगा बी। ओके, अब आता है मेटा कॉग्निशन रेफर्स टू, मेटा संज्ञान का क्या अर्थ है। एक होता है कॉग्निशन, संज्ञान, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब क्या है भाई, आपका थिंकिंग इसमें आ जाता है, आप चिंतन कैसे करते हो, आपका परसेप्शन, किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या आइडिया लगाते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी रीजनिंग, ठीक है। तो दिमाग से जो भी आप काम करते हो, दिमागी तौर पर जो भी चीज़ें हो रही है, वो आपके कॉग्निशन का हिस्सा होती है। लेकिन मेटा कॉग्निशन क्या होता है, मेटा कॉग्निशन होता है जब आप अपनी खुद की थिंकिंग पे भी विचार कर रहे हो, ठीक है, मतलब थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, आपने अभी क्या चीज़ सोची, जब उसके बारे में भी आप और सोच सकते हो कि आप सही हो कि गलत हो, दिस इज़ मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो थिंकिंग अबाउट वंस ऑन थिंकिंग, अपने चिंतन के बारे में भी आप जब सोच सकते हो, दिस इज़ मेटा कॉग्निशन, है ना। चलिए, कॉग्निशन और इमोशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। 36 देखो, टेंडेंसी टू रिमेंबर इमोशनली चार्ज इवेंट्स बेटर देन न्यूट्रल इवेंट्स इज कॉल्ड। भाई, भावनात्मक घटनाओं को सामान्य घटनाओं की अपेक्षा बेहतर याद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। नॉर्मल कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी ऐसा आपके जीवन में कोई घटना है, तो आप उसको इतना अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। लेकिन जब जिसके साथ आप भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ घटित हुई है जो कि भावनात्मक तरीके से थोड़ा सा थी, अलग तरीके से, वो आपके हित में नहीं थी, कोई ऐसी सारी चीज़ें हैं, तो वो आप ज़्यादा याद करते हो। ऑब्वियस बात है, वो हमसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती है एज़ कम्पेयर टू कोई भी ऐसा न्यूट्रल इवेंट्स। इसका किससे लेना देना है, इमोशनली मेमोरी इफेक्ट से, प्राइमरी इफेक्ट से, रिसेंट इफेक्ट से, या फिर हेलो इफेक्ट से। तो ध्यान देना, ये हमारी भावनात्मक स्मृति प्रभाव की वजह से होता है। ठीक है भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो इमोशनली आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है जो आप जिसने आपको बहुत हानि पहुंचाई है, बहुत क्षति पहुंचाई है, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो, वो आपको ज़्यादा याद रहती है, और ये इमोशनल मेमोरी इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, 36 का आंसर जाएगा ए। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप अपने कंसेप्ट में पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप ऑप्शन के थ्रू आराम से कर सकते हो। चलिए,
कॉग्निटिव डिसोनेंस अकर्स व्हेन, भाई संज्ञानात्मक विसंगति कब उत्पन्न होती है? मेमोरी जब इंप्रूव होती है। टू बिलीव्स और एटीट्यूड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अब इसमें देखो, आपने भले ये ना पढ़ाओ, बट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आप इसको आराम से निकाल सकते हो, है ना। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या हो रहा है? विसंगति हो रही है, भाई मेल नहीं खा रही अपनी चीज़ें, दिमागी रूप से कोई भी आपके अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल है, मेल नहीं खा रही चीज़ें, तो वो कभी हो पाएगी जब दो बिलीफ एटीट्यूड में आपस में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। दो चीज़ों में जब उसमें मतभेद जो है हो रहा है, मतलब विचार नहीं मिल पा रहे हैं। टू बिलीव्स और एटीट्यूड जब आपके एक तरीके से टकराते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो 37 का आंसर जाएगा बी। 38 विच इमोशंस इज जनरली कंसिडर्ड इज सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस? कौन सा इमोशंस है भाई जो कि आपके सेल्फ कॉन्शियस? देखो, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, खुद से। कॉन्शियस मतलब जब आप चेतना बोलते हैं इसको, जब आप खुद क्या हो भाई, जागरूक हो, आप पूरी होशो आवाज़ में हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसे इमोशंस है जब आप पूरी तरीके से कॉन्शियस हो और खुद से रिगार्डिंग है, सेल्फ के रिगार्डिंग ऐसे इमोशंस कौन से हैं? डर है, वो एंगर है, शेम है, या फिर सरप्राइज़ है। अब इसका भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। जो शेम होती है ना भाई, जो लज्जा होती है, वो क्या होती है भाई? जब आपको शर्म आती है, जब किसी भी चीज़ के ऊपर शर्म आती है, जब वो आपके सेल्फ के ही तो रिगार्डिंग है, क्योंकि आपको शर्म आई है। क्रोध तो आप किसी के ऊपर करते हो, डर आपको किसी को देख के लगेगा, सरप्राइज हो रहे हो तो कुछ अलग तरीके से होते हो। लेकिन जब हम शेम की बात करते हैं, मीन्स शर्म आना, और वो क्या है? सेल्फ के ही रिगार्डिंग, और आप पूरी टोटली क्या होते हो उस टाइम पर? कॉन्शियस होते हो। तो 38 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 देखो, मैस्लो के अकॉर्डिंग, भाई मैस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। अ स्टूडेंट हु इज़ वरीड अबाउट बुलिंग इन स्कूल इज प्राइमरीली स्ट्रगलिंग विथ विच नीड? भाई 5 प्रकार के नीड की बात कही थी। कहते एक बच्चा है, वो स्कूल में भाई मतलब बुलिंग से डर रहा है, मतलब बच्चे हैं बदमाशी कर रहे हैं, उसके हाथ पैर खींचना जिसको बोलते हैं ना, परेशान करना एक तरीके से, है ना, वो उसके बारे में बहुत वरीड है। तो वो किस आवश्यकता के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आपको पता है भी 5 तरीके की नीड थी। पहला आपका नीड कौन सा था भाई? फिजियोलॉजिकल नीड था। दूसरा आपका नीड कौन था भाई? सेफ्टी का नीड था, जिसमें आपकी अपनी सुरक्षा की बात हो रही थी। थर्ड आपका लव एंड बिलोंगिंग का था। फोर्थ आपकी एस्टीम नीड थी, और पांचवा आपका फुल पोटेंशियल जब आप एक्वायर करने के लिए काम करते हो, वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, है ना। यहाँ पर सेफ्टी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सेफ्टी की, है ना। तो वो क्या आ जाएगा भाई? आपका सेफ्टी नीड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सेफ्टी नीड का। क्लियर? नेक्स्ट करो 40 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अपीयर्स इमीडिएटली अबव लव एंड बिलोंगिंग? कहता है लव एंड बिलोंगिंग के जस्ट ऊपर कौन सा वाला आता है? पहले नंबर पर आता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा आता है सेफ्टी, तीसरा आता है आपका लव एंड बिलोंगिंग, एंड फोर्थ नंबर पर आता है आपका कॉग्निटिव नीड। ये नहीं होता, ठीक है। तो आपका कौन सा? कॉग्निटिव नीड, सॉरी, एस्टीम नीड, ठीक है। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? एस्टीम नीड। कौन सा जाएगा? एस्टीम नीड। ओके, चलो, दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और थोड़े से इजी थे स्टार्टिंग में, बट एंड में ठीक क्वेश्चन थे। बाकी इससे ज़्यादा थोड़ा और डिफिकल्ट लाऊंगी आगे, जब कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी ही क्लासेस जो है वो पुरानी तरीके से देखने को मिल जाएंगी। अभी ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो है मैं डेली लेकर के आ रही हूँ, इनको प्लीज़ बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन कम नहीं है, PRT TST वालों के लिए स्पेसिफिकली, और PhD वालों को भी इस चीज़ पर ध्यान रखना है, बिकॉज आपसे भी फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती है, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना है तो ये नंबर आपको यहाँ पर लिखित तौर पर गिवन है, 7419055279। इस पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हो, आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे। और कोशिश करिएगा, जो लोग अभी हाल फिलहाल में नोट्स ले रहे हैं, तो वो जो है मैराथन जरूर देख करके जाए, ठीक है। कंप्लीट वैसे पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, लेकिन मैराथन जरूर देख करके जाना, क्योंकि उसमें कंप्लीट कंटेंट है। और मैथ्स और रीजनिंग के मैराथन भी आगे 3-4 दिनों में लेकर के आ जाऊँगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।